आज दिन भर आपने देखा प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कितनी बड़ी चूक हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया वो किसी करारे तमाचे से कम नहीं था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने कहा, शुक्रिया, मैं जिंदा लौट आया। ये चन्नी के अधिकारियों से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शुक्रिया, मैं जिंदा लौट आया, बोल देना अपने मुख्यमंत्री को। लेकिन देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले को रोक कर रखा गया था। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए गाड़ियां खड़ी हैं, ये पूरा रूट रुका हुआ था, जाम की वजह से प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रदर्शनकारी इसी रोड पर आगे खड़े थे। ये देखिए जरा, पुलिस वाले लेकिन छाता लिए चाय पी रहे थे प्रदर्शनकारियों के नजदीक खड़े होकर। ये यहां से वहां तक जो आप रोड देख रहे हैं, ये पूरी रोड है। इसी रोड पर प्रदर्शनकारी खड़े थे, पुलिस हटा नहीं रही थी, पुलिस चाय पी रही थी, छाता लेकर मौसम का आनंद ले रही थी। और इसी रूट पर आगे देखिए प्रधानमंत्री का काफिला इंतजार करता रहा, देश के पीएम का काफिला रुका हुआ था। दूसरी तीसरी तस्वीर दिखाऊं जरा मैं आपको, ये देखिए। और ये सुरक्षा में चूक देखिए, ये प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी है और ये 4 लोग प्रधानमंत्री के काफिले के नजदीक घूम रहे थे। यह थी पंजाब शासन प्रशासन की सुरक्षा। कितना बड़ा रिस्क था आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चौथी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री उसके बाद यहां से वापस लौट गए। आज से पहले कभी ये नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह सड़क पर इंतजार करना पड़ा हो। आइए आपको दिखाते हैं कहां पर हुआ ये, आखिर किस जगह पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। ये मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पंजाब का नक्शा आपके सामने है। पंजाब में भटिंडा से प्रधानमंत्री फिरोजपुर के लिए बढ़े और फिरोजपुर से उन्हें हुसैनीवाला जाना था। हुसैनीवाला से लगभग 30 किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री के काफिले को रोक कर रखा गया। अब सवाल यह है कि देश का प्रधानमंत्री, देश के लिए गरिमा और फख्र होता है। प्रधानमंत्री को बीच सड़क पर रोक कर रखना यह सिर्फ और सिर्फ निचले स्तर की सियासत है। इसीलिए बीजेपी हमलावर है और देश में गुस्सा है। देखिए जरा रिपोर्ट। यह है देश के प्रधानमंत्री का काफिला जो पूरे दल बल, लाव लश्कर और प्रोटोकॉल और सुरक्षा दस्ते के साथ चलता है। लेकिन पंजाब में जिस तरह से पीएम के काफिले को रोक कर रखा गया, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के साथ साथ बेहद शर्मनाक भी है। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, यह पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस एक डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। मानता हूँ जो सिक्योरिटी लैप्स है और ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। इस हाईवे पर करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी फंसी रही। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब में बड़ी सुरक्षा चूक की बात कही और रिपोर्ट तलब की, जबकि बीजेपी ने इसके बाद पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पर सीधा हमला बोला। बीजेपी के हमलों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मीडिया के सामने आए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। और आइए अब आपको बताता हूं कैसे इस साजिश को जानबूझकर रचा गया। देखिए जरा, क्या पूरी तरह से ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला कुछ इस तरह था। ये देखिए आपके सामने आ गया टेलीविजन स्क्रीन पर। ऐसे ही फ्लाईओवर जिस पर प्रधानमंत्री का काफिला रोक कर रखा गया, ऐसे ही आगे ट्रैक्टर लगा दिए गए जिससे प्रधानमंत्री आगे न बढ़ने पाए। देखिए हुआ क्या, प्रधानमंत्री को भटिंडा से फिरोजपुर जाना था।
हुआ ये, हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर पहुंचना था, लेकिन बारिश हो रही थी जिस तरह अभी आप देख रहे हैं। पीएम ने मौसम साफ होने तक का इंतजार किया कि मौसम साफ हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ूं। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर में इंतजार किया। इसके बाद पीएम सड़क के रास्ते से रवाना हुए। अब हुआ क्या, पंजाब पुलिस को रूट की जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रूट से जाएंगे, इस रूट से निकलेंगे। बाकायदा एसपीजी ने, आपको बताऊं, एसपीजी ने रूट नहीं तय किया, खुद पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने रूट तय किया। हुआ क्या, पंजाब पुलिस ने इस रूट पर बाकायदा सिक्योरिटी रिहर्सल किया कि प्रधानमंत्री इस रूट से निकलेंगे। एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत रूट का रिहर्सल हुआ, जैसे होता है आमतौर पर। अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। बड़ा सवाल ये, 20 ट्रैक्टर, सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस फ्लाईओवर से गुजरना था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही 20 ट्रैक्टर रोड पर लगा दिए गए। सोचिए, कहा जा रहा था 10,000 सुरक्षा कर्मी लगा दिए, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। 10,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए होते तो 20 ट्रैक्टर रोक नहीं सकते थे। प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, सड़क जाम कर दी, कुछ इसी तरह से जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रदर्शन की वजह से जाम लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार करते रहे फ्लाईओवर पर। इसी फ्लाईओवर पर सोचिए, देश का पीएम 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़ा इंतजार करता रहा कि आगे आने की जगह दी जाए। सिर्फ सियासत की प्रधानमंत्री आगे ना बढ़ने पाए। एसपीजी ने पीएम की कार को घेर रखा था, जिस तरह से आप देख रहे हैं। उनकी पर्सनल सिक्योरिटी, जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एसपीजी होती है, उसने चारों तरफ से घेर रखा। 10 से 15 मिनट तक पीएम इंतजार करते रहे। सुरक्षा चूक पर आपको बताऊं कि जेपी नड्डा ने चन्नी को घेरा, जो मुख्यमंत्री है पंजाब के। हार के डर से कांग्रेस ने यह बाधा पैदा की, यह कहा गया। सीएम चन्नी को फोन किया जेपी नड्डा ने, और खबर है सीएम चन्नी ने फोन नहीं उठाया। सुरक्षा चूक की वजह से प्रधानमंत्री को रैली तक रद्द करनी पड़ी, जो उनकी रैली होनी थी। अब होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर ये पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसकी रिपोर्ट भेजिए। पंजाब डीजीपी, मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है इस मामले में। और आपको बताऊं कि एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो लोग रैली में मौजूद थे, पंजाब के लोग गुस्से में हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। सुनिए जरा। देश के प्रधानमंत्री हैं, पंजाब सरकार की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपनी पार्टी की, अपनी सोच से बाहर निकल के देश के प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन के लिए तो काम करना चाहिए। पंजाब सरकार इसमें शामिल थी कि प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार है ऐसा कि ये उन्होंने इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। मगर कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने, फेलर सरकार ने, जो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी नहीं कर सकती, वो आम जनता की सिक्योरिटी क्या करेगा। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, ये सब जो हुआ वो तो हमने आपको बता दिया, क्यों, कैसे, कब, किन परिस्थितियों और स्थितियों में हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जाते जाते जो चुटीला व्यंग दिया, वो करारा जवाब था पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब की सरकार और शासन प्रशासन पर। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने कहा क्या एयरपोर्ट पर, ये देखिए। प्रधानमंत्री का काफिला उस फ्लाईओवर से वापस लौट गया, बठिंडा पहुंचे अपने विमान में चढ़ने के लिए, तो वहां चन्नी के ऑफिसर्स खड़े थे पहले से। प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की। तो प्रधानमंत्री ने कहा क्या, पीएम ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा, ध्यान से पढ़िएगा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, यानी पीएम ने ऑफिसर से कहा अपने मुख्यमंत्री चन्नी को धन्यवाद कहना, मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। यह प्रधानमंत्री का वार था और जवाब भी था कि जो हरकत आज हुई है यह शर्मसार करने वाली है। कई परियोजनाओं की नींव रखने वाले थे पीएम मोदी। बहरहाल, ये निचले स्तर की सियासत आपने जरूर देख ली, लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, जो आज हुआ यह शर्मनाक है, सिर्फ चूक नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के लिए फख्र की बात है। और कुछ इस तरह होता है प्रधानमंत्री का काफिला। फुल स्क्रीन जरा एक बार मैं दिखाऊं। देश के प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो इस तरह पूरे लाव लश्कर के साथ चलता है प्रधानमंत्री का काफिला। किसी की हिमाकत कि वो प्रधानमंत्री के काफिलों को रोक सके। आइए आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री का बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत पीएम सफर करते हैं। तो क्या होता है पीएम का,
नियम कायदे कानून जब प्रधानमंत्री कुछ इस तरह से, ये देखिए, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी पर सवार होते हैं तो प्रधानमंत्री को एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराती है। यह खास प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा होती है। एसपीजी का मतलब है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और ये पीएम कहीं भी जाते हैं तो वहां एसपीजी मौजूद रहती है पीएम की खास सुरक्षा के लिए। इसे मूव करेंगे जल्दी। एसपीजी के निशानेबाज आपको बताऊं हर कदम पर तैनात रहते हैं। 1 सेकंड में आतंकी को मारने में सक्षम है। जो आसपास पीएम की गाड़ी के आप सिक्योरिटी गार्ड्स देख रहे हैं, ये एसपीजी के सुरक्षा कर्मी है। अमेरिका की सीक्रेट जो एजेंसी है उसकी तरह ये सुरक्षा देते हैं। एसपीजी जवानों के पास बाकायदा आधुनिक हथियार होते हैं। हथियार कौन से देखिए, MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, ये हथियार होते हैं एसपीजी के जवानों के पास। 17M रिवॉल्वर, आधुनिक हथियार, इस तरह के आधुनिक हथियार होते हैं। और पीएम के घर से, यानी प्रधानमंत्री जब तक घर पर हैं तो एसपीजी प्रोटेक्शन कर रही है, और घर से निकलते हैं तब भी एसपीजी होती है। लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस की भूमिका शुरू हो जाती है। घर से बाहर निकलते ही राज्यों में पीएम को जाना है तो राज्यों में जाने पर स्थानीय पुलिस की भी भूमिका होती है, क्योंकि पीएम का रूट लगता है, पीएम का रास्ता तय होता है। पीएम के जाने वाला रूट तय किया जाता है कि प्रधानमंत्री किस रास्ते से जाएंगे। पुलिस पीएम का जो रूट है उस रूट पर सिक्योरिटी रिहर्सल करती है कि अगर प्रधानमंत्री को इस 10 किलोमीटर के रास्ते से जाना है तो वहां बाकायदा स्थानीय पुलिस का अमला सिक्योरिटी पर रिहर्सल करेगा। सड़क पर एक तरफ का रूट बंद कर दिया जाता है जहां से पीएम को निकलना है। 10 मिनट तक यह रूट बंद रखा जाता है। यह होती है पीएम की सिक्योरिटी। सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी गश्त करते हुए रिहर्सल करती है। यह तय किया जाता है रूट पूरी तरह से साफ रहे। लेकिन आज जो हुआ वो बताता है यह जानबूझकर किया गया। एनएसजी के कमांडो से प्रधानमंत्री घिरे रहते हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह से। पीएम के काफिले में 1 दर्जन गाड़ियां होती हैं। सोचिए, लगभग 12 गाड़ियां उनके काफिले में चल रही होती हैं। काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही होती है। बाईं और दाईं ओर 2 गाड़ियां प्रधानमंत्री के हमेशा चलती हैं। बीच में प्रधानमंत्री की बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। जी हां, लोहा लाट, जो किसी भी विस्फोट, किसी भी गोली को बर्दाश्त करने की ताकत रखती है। काफिले में 2 डमी कारें भी चल रही होती हैं। डमी कारें यानी कोई साजिश करने वाले को कंफ्यूज करने के लिए ये 2 डमी कारें होती हैं। जैमर गाड़ी के ऊपर बाकायदा एंटीना लगे होते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ होते हैं। 100 मीटर अगर दूर रखा हुआ बम है उसे डिफ्यूज करने में सक्षम होते हैं। ये जो साथ में गाड़ी चल रही होती है, कारों में एनएसजी के सटीक निशानेबाजों का भी कब्जा होता है, यानी वो भी साथ चल रहे होते हैं। पीएम के साथ करीब 100 लोगों का दल होता है। तो ये होता है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जिसके तहत वो चलते हैं। आज जो कुछ हुआ पंजाब में, तस्वीरें आपने देखी, कहीं भी देखने से लगा कि ऐसा कुछ था। यह जानबूझकर कांग्रेस ने जानबूझकर पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी के साथ यह किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है। बात सीडीएस जनरल बिपिन रावत की करेंगे। उनके वो आखिरी 8 मिनट की बात करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जांच रिपोर्ट सामने आ गई। फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। जो टीम ने जांच की है उसने रिपोर्ट बनाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुपुर्द कर दी है। पूरे देश यह जानना चाहता है कि आखिर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे क्या वजह थी, सभी ये जानना चाहते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्रैश की वजह क्या थी। वो सामने आ चुकी है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है इन्वेस्टिगेशन के बाद। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले कैसे यह रिपोर्ट सौंपी गई है, कैसे राजनाथ सिंह को प्रेजेंटेशन दिया गया, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, बाकायदा यह रिपोर्ट सौंपने से पहले कुछ इस तरह से देखिए जरा। जनरल की मौत पर रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो गई और रक्षा मंत्री को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। राजनाथ सिंह को बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया है। 45 मिनट का यह प्रेजेंटेशन था जो रक्षा मंत्री को दिया गया। जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई और ट्राई सर्विस कमेटी दरअसल इसकी जांच कर रही थी। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तीनों सेनाओं के अधिकारी इसमें शामिल थे और मानवीय भूल के पहलुओं की समीक्षा की गई। क्या कोई मानवीय भूल हुई? हादसे की जगह का बाकायदा दौरा किया गया। ब्लैक बॉक्स की जांच की गई जो मिला उस दौरान।
ब्लैक बॉक्स का डेटा देखा गया। इसके साथ ही चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए जो वहां उस वक्त मौजूद थे, जो मौके पर पहुंचे घटनास्थल पर। MI-17 के वायरल वीडियो की भी जांच की गई। वीडियो बनाने वाले शख्स से पूछताछ की गई। वो वीडियो किसने बनाया था? चश्मदीद, जो वहां चश्मदीद था उसके मोबाइल को लेकर उसकी फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा गया था उसका मोबाइल, और ट्राई सर्विस कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई और यह रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंप दी गई। लीगल विंग के पास भी इस रिपोर्ट को भेजा गया है। वायुसेना अध्यक्ष को भी यह रिपोर्ट सौंप दी गई है और भविष्य में वीआईपी चॉपर पर बहुत अहम सुझाव दिए गए हैं। आपको बताएंगे कि क्या चॉपर उड़ाने का जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, क्या उसमें बदलाव होगा, क्योंकि उसके बदलाव की सिफारिश की गई है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बादल में वो तस्वीर आपने देखी होगी कि बादल में किस तरह यह हेलीकॉप्टर खो गया था। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन जरा देखिए। इस हेलीकॉप्टर का जो ये वायरल वीडियो था, इसके लिए बाकायदा इसकी जांच की गई है। ये वीडियो क्या सत्य था, और वीडियो बनाने वाले शख्स के मोबाइल को फॉरेंसिक को भेजा गया। उसके बाद जांच हुई और जांच रिपोर्ट अब मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं कि जांच रिपोर्ट में निकलकर क्या सामने आया है। लगभग 1 महीने से ज्यादा वक्त तक यह जांच चली। इस जांच रिपोर्ट में जो आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्रैश की वजह क्या है वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए जरा, हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह यह है आपके सामने। बताया गया रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ, यानी हादसे के पीछे वजह खराब मौसम था। घने बादलों में, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा थे और जनरल रावत का जो हेलीकॉप्टर था MI-17 उन घने बादलों में फंस गया, जो तस्वीरों में भी आपने देखे। अचानक घने बादल चारों तरफ से घिर गए क्योंकि वहां मौसम तेजी से बदल रहा था। बताया गया कि दृश्यता विजिबिलिटी बेहद कम थी। पायलट के लिए हेलीकॉप्टर चलाना मुश्किल था, इसलिए जो उसके नीचे रेलवे ट्रैक गया हुआ था, मैं आपको बताऊं मौसम खराब था तो पायलट नीचे के रेलवे ट्रैक को देखकर हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा रहा था कि ये ट्रैक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसी को देखते हुए हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा रहा था। बेहद कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था क्योंकि मौसम खराब था और जमीन दिखाई दे इस लिहाज से उड़ान भर रहा था। 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। पायलट ने लैंड नहीं करने का फैसला किया। कई पायलट से सबने मिलकर यह फैसला किया कि अभी हम लैंड नहीं करेंगे। बादलों से निकलने की कोशिश करते रहे क्योंकि विमान उस वक्त खराब मौसम की वजह से बादलों में फंसा था। पायलट को निकलने का विश्वास था क्योंकि बहुत सीनियर पायलट से उन्हें यकीन था कि हम इससे निकल जाएंगे। इसी दौरान एक चट्टान से टकरा गए, ऐसे सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। पायलट जो थे आपको बताऊं सभी ग्रीन कैटेगरी पायलट थे, मास्टर ग्रीन श्रेणी के पायलट थे। और मास्टर ग्रीन का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ पायलट जो MI-17 में थे। तो कम विजिबिलिटी में भी ये पायलट कम विजिबिलिटी में भी उड़ान भर सकते हैं। इस कैटेगरी का मतलब ये है मुश्किल हालात में ये पायलट लैंड भी कर सकते हैं और ग्राउंड स्टेशनों को सूचना नहीं दी थी। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि ये तो मैंने आपको रिपोर्ट बता दी, लेकिन क्या वीवीआईपीज का प्रोटोकॉल बदलेगा क्रैश होने की? वीवीआईपीज ऐसी है, ये MI-17 की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वीवीआईपीज ऐसी MI-17 से चलते हैं। आपको एक बताने जा रहा हूं, रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़ी वजह है कि क्रैश होने के पीछे, हेलीकॉप्टर्स के क्रैश होने के पीछे अमूमन वजह क्या होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एरोप्लेन्स इस तरह से क्रैश नहीं होते हैं। एक बड़ी वजह यह होती है कि हेलीकॉप्टर में ऊपर पंखे लगे होते हैं। अमूमन आसमान में मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो बहने लगता है। और एरोप्लेन जो होता है उसमें विंग्स होते हैं, खराब मौसम में भी वो अपने आप को स्टेबल रख पाता है। तो क्रैश होने की वजह होती है कि विजिबिलिटी की कमी से दुर्घटना हो जाती है। एक वजह, बर्फबारी में विजिबिलिटी और ज्यादा खराब होती है और ज्यादा धुंध होती है। घने कोहरे में लैंडिंग में मुश्किल होती है। इसके साथ ही धुंध में रूट भटक जाता है कई बार हेलीकॉप्टर। बिजली चमकने से भी हादसे हो जाया करते हैं। हवा की गति का गलत अंदाजा भी कई बार लगा लेते हैं और हवा का दबाव बढ़ा तो हादसा और ज्यादा हो सकता है। ज्यादा सर्दी से इंजन भी फेल हो जाता है कई बार हेलीकॉप्टर का। इसी वजह से जो वीवीआईपी चलते हैं कोशिश की जाती है उनके हेलीकॉप्टर में डबल इंजन हो। हेलीकॉप्टर में शॉर्ट सर्किट का खतरा भी होता है और मशीनी कंपोनेंट्स कई बार जाम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से भी हेलीकॉप्टर के पंखों का भी कंट्रोल बिगड़ जाता है, वो भी एक हादसे का कारण बनता है।
पंखों का किसी चीज से टकरा जाना भी एक्सीडेंट की वजह होती है। हेलीकॉप्टर की बॉडी में भी कई बार दिक्कतें पेश आती हैं और हेलीकॉप्टर के रखरखाव की कमी भी हादसे का कारण होती है। पायलट की गलती से भी कई बार हादसे होते हैं। तकनीकी खराबी भी बड़ी वजहों में शामिल है। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसे आप एटीसी के नाम से जानते हैं, पायलट और एटीसी के तालमेल में भी कमी एक वजह हो सकती है। तो पहली बार इस तरह के हादसे नहीं हुए, लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, इससे पहले आपको याद होगा कि अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री 30 अप्रैल 2011 को, फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं तस्वीरें, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था 30 अप्रैल 2011 को। जो दोरजी खांडू का, पेमा खांडू के पिता अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे, तवांग में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं, इसलिए जरूरत है जो वीवीआईपीज हैं उनके प्रोटोकॉल के बदले जाने की। तो एक पहला ये हादसा नहीं था, इसके अलावा भी जो हादसे हुए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, ये वाईएसआर रेड्डी, जगन मोहन के पिता वाईएसआर रेड्डी 2 सितंबर 2009 को इनका नल्लामला में, आंध्र प्रदेश में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें उनकी जान चली गई थी। उस वक्त वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, माधवराव सिंधिया, 30 सितंबर 2001 क्रैश में उनकी जान गई थी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। तो आइए आपको बताने जा रहा हूं मैं कि कैसे वीवीआईपीज जो हैं, जो इस हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं, कौन कौन से वीवीआईपीज हैं, ये देखिए जरा। तो ग्रिड हटाएंगे जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह इसमें सफर करते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सफर करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सफर करते हैं, इसमें सेनाओं के अध्यक्ष इस हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या रिपोर्ट सामने आने के बाद, क्योंकि रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था, जो वीवीआईपीज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इनके हवाई सफर का प्रोटोकॉल भी बदलेगा। देखिए रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MI-17 हेलीकॉप्टर से ही सफर करते हैं। सरकारी कार्यक्रम हो या चुनावी रैली में दौड़ भाग, पीएम मोदी अब तक इसी हेलीकॉप्टर पर दौरा करते आए हैं। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट आने के बाद वीआईपी हवाई यात्रा का प्रोटोकॉल बदल सकता है। देश के वायुसेना चीफ खुद इस बात को पहले कह चुके हैं। ये आफ्टर दिस MI-17 का क्रैश के बाद क्या वीवीआईपीज के जो प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स है फ्लाई करने के लिए, क्या उसको रिवाइज किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, especially after this? Of course, all these procedures will be reviewed based on whatever the findings of the inquiry are. हेलीकॉप्टर या फिर विमान अगर किसी वीवीआईपी को लेकर उड़ान भरता है तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोटोकॉल आखिर क्या होता है, ये भी देख लीजिए। पहले हमने आपको बताया जब प्रधानमंत्री कार से सफर करते हैं तो प्रोटोकॉल क्या होता है, और हेलीकॉप्टर और विमान से सफर करते हैं तो प्रोटोकॉल क्या होता है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर में डबल इंजन होना जरूरी है जब वीवीआईपी सफर करते हैं, पहली चीज। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की कई बार जांच होती है। इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अलग अलग तरह से इन्हें परखा जाता है और छोटी सी कमी को तुरंत और तत्काल दूर किया जाता है। बिल्कुल हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस अप टू डेट हो। तकनीकी खामी की पूरी तरह से जांच की जाती है। सबसे अनुभवी पायलट ही इस हेलीकॉप्टर को उड़ाता है। मूव करेंगे इसे जल्दी से। दोनों पायलट के सबसे ज्यादा फ्लाइंग आवर्स होने चाहिए, यानी सबसे ज्यादा घंटों तक विमान को उड़ाने का तजुर्बा हो। अनुभवी क्रू मेंबर्स भी उसका हिस्सा होंगे और रनवे पर लैंडिंग से ट्रायल जरूरी है। 2 हेलीकॉप्टर रूट का जायजा लेते हैं बाकायदा और मुख्य हेलीकॉप्टर के साथ 4 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। 2 हेलीकॉप्टर आगे रहते हैं और बाकी 2 हेलीकॉप्टर साथ साथ चलते हैं। तो यह है वीवीआईपीज का प्रोटोकॉल। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जिसका सीधे आपसे ताल्लुक है। बड़ी खबर यह है कि क्या तीसरी लहर आ गई है, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है वो डराने वाला है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि कौन कौन अब तक कोरोना की चपेट में आ चुका है और आपके राज्य के हालात क्या हैं। ये देखिए जरा, महाराष्ट्र की स्थिति में आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र में मानियों पर कोरोना का कहर हुआ है। महाराष्ट्र में आपको बताऊं 13 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं और 70 विधायक, जी हां, 1-2 नहीं, 70 विधायक कोरोना संक्रमित हो गए।
बिहार की स्थिति देखिए, नीतीश सरकार के 5 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, दोनों डिप्टी सीएम, दोनों उप मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। सीएम आवास पर कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है, इसे मूव करेंगे। 40 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है अब तक। मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश कैबिनेट पर कोरोना का साया पड़ा है। गोविंद सिंह राजपूत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अमिताभ बच्चन के घर पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जी हां, बिग बी के घर पर एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गया है। अमिताभ के घर पर गायक सोनू निगम भी कोरोना पॉजिटिव हैं। पत्नी और बेटे को भी सोनू के कोरोना हो गया है। परिवार के साथ फिलहाल सोनू निगम दुबई में है। सौरभ गांगुली ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। वजह यह है कि सौरभ की बेटी को कोरोना हो गया है। कुछ दिन पहले सौरभ को भी कोरोना हुआ था। आइए अब आपको बताता हूं, ये तो जो खास लोग हैं उनमें कोरोना ने कैसे दस्तक दे दी है, लेकिन आपके राज्य की हालत क्या है और राज्य के नए दिशा निर्देश क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा दिल्ली की। देखिए, 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 10,665 नए केस सामने आ गए हैं। 2 हफ्ते में 45 गुना केस बढ़ गए। सोचिए जरा, 2 हफ्ते में 45 गुना केस बढ़ गए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 12% है, यानी 100 अगर टेस्ट हो रहे हैं तो 12 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। दिल्ली की हालत ये, 24 घंटे में 8 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र की हालत देखिए, 24 घंटे में 15,166 नए केस सामने आए अब तक। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 61,923 है और 15 फरवरी तक कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सभी परीक्षाएं अब ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, 24 घंटे में 2038 मामले यूपी में सामने आए हैं। 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में है। 10वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू 2 घंटे ज्यादा बढ़ा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 24 घंटे में कोरोना के बिहार की बात बता रहा हूं, 24 घंटे में 1659 केस सामने आए हैं। पटना में 1015 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। बिहार में 5 दिन में 160% केस बढ़ गए हैं। बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है। 8वीं तक स्कूल और कोचिंग बंद कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में, पूरे भारत की बात मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में 6 गुना ज्यादा रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के 8 राज्यों में कोरोना से इसकी स्थिति जो है खतरनाक है। पूरे भारत में लगभग 28 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% है, यानी 100 में से 10 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। देश भर में ओमाइक्रॉन के 2,100 केस यानी 2100 केस आ चुके हैं और 828 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। और दुनिया में 24 घंटे में 25 लाख मामले अब तक सामने आए हैं। इसको ग्रिड हटाएंगे जल्दी से। ओमाइक्रॉन से अब तक जो संक्रमित हुए हैं वो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। ओमाइक्रॉन से 100 से ज्यादा लोगों की मौत ओमाइक्रॉन से हो चुकी है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।